बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। और ख़वातीन और हज़रात, खबर यह है कि पाकिस्तान की मईशत के हालात बहुत खराब है और खराब दर खराब होते चले जा रहे हैं। आज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो एशिया की बदतरीन करेंसी है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि एशिया की बदतरीन करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। और एक कंपैरिजन ड्रॉ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है, आज की खबर है कि $1 जो है वो 150 रुपए का हो गया ओपन मार्केट में, और इंटर बैंक रेट जो है वो 149 है। जबकि दूसरे ममालिक के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन ड्रॉ करें तो अफगानिस्तान की मैं आपसे बात करूं, जो कि एक वॉर टोन कंट्री है, जहां पर कई सालों से जंग है, जहां क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने वहां पे आके अपनी कॉलोनी बुला ली, फौजें उतार दी, तालिबान आ गए, इकोनॉमी बर्बाद होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बावजूद $1 में अफगानिस्तान के 79 अफगानी आते हैं, 79। दूसरी, भारत में $1 में 70 रुपए आते हैं, बांग्लादेश में $1 में उनके 84 रुपए आते हैं, नेपाल में $1 में 112 रुपए उनके आते हैं, भूटान में $1 में उनके 69 रुपीस आते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये तमाम मुल्क जो कि जिनमें अफगानिस्तान भी आता है, इसके बावजूद जो है पाकिस्तान की मईशत की हालत यह है कि अफगानिस्तान से ज्यादा नीचे पाकिस्तान की करेंसी जा चुकी है। इसके साथ साथ कुछ और खबरें मैं आपसे शेयर करूं। ज़र मुबादला की जो ज़खायर है, ये डॉलर में की जो उड़ान हुई है, इसके बाद $7 करोड़ ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई है। सोना फी तोले 600 रुपए महंगा हो गया। और मेरा ख्याल है कि पहले तो बात होती थी ना कि गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करता है तो उसको जहेज कैसे देगा, सोना कैसे देगा। अब तो मतवसत तबका भी इससे चला गया, क्योंकि सोने का जो आज का रेट है वो 71,700 रुपए है। तो मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसकी तनख्वाह 70-75 हजार रुपए है ना, या लाख के अंदर है, या 1 लाख है, वो उसको आप समझ लें कि वो मतवसत तबके से ताल्लुक रखता है। तो जिसकी लाख रुपया भी तनख्वाह है इस मुल्क में, वो 71,700 रुपए फी तोले सोने के हिसाब से किस तरह अपनी बेटी का जहेज बना सकता है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 57 अरब रुपए डूब गए हैं हाल ही में। और ये जो डॉलर महंगा हुआ है, इसकी वजह से, ओपन मार्केट में महंगा होने की वजह से बैरूनी कर्जों में, आपको याद होगा एक जमाने में जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे, वो कहते थे कि जब रुपया घटता है और डॉलर $1 महंगा होता है तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी कर्जे जो है वो अरबों रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये जो अभी डॉलर महंगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इसके महंगे होने की वजह से कर्जों में एक ही रोज में अचानक 588 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और शौकत बसरा साहब इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इनसे पूछेंगे सर ये सुनामी जो थी तब्दीली की, ये किस तरह की तब्दीली है, डेफिनेटली इनसे बात करते हैं। इस्लामाबाद से सदीकुल फारूक साहब ने मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। और माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुझे बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्यों हुकूमत जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, और इसके नुकसानात एक जरा आम आदमी के लिए समझा दें आसान जुबान में कि क्या है उसके लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं ये अर्ज करता हूँ कि मुझे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका न्यू ग्रेड गेम के तहत ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के माशी बहरान को संगीन किया जाए, और IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ताउन से इस माशी बहरान को सियासी बहरान में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि और अवाम और हुकूमत में एक एतमाद का संगीन बहरान हो। जो जिस तरीके से हुकूमत ने मामला को टैकल किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी हुई है, इस फाइनेंशियल टेररिज्म जो कुछ हुआ है। अफसोस ये बात है कि इसमें खुद हमारी अपने कोशिश जो है वो कंट्रीब्यूशन भी है। अभी तक हमारे कान पक गए थे सुनते सुनते कि डार साहब ने 4 साल तक रुपए की कदर को रोक के रखा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा जी मैं एक्शन लूंगा, कमेटी बना दी, वो 24 घंटे भी नहीं रोक सके। तो क्या रोकना नहीं चाहते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर डार साहब रोक सकते थे 4 बरस, तो हम 2 दिन तक इस तेजी से जो गिरा है उसका जवाब इसलिए नहीं था कि इस हुकूमत में जितनी भी तबाहकारियां हुई, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट में $4 बिलियन की बेहतरी आई है। तो ये $4 बिलियन की जब बेहतरी आई थी तो ये तो जवाब नहीं था कि इस तेजी से गिरे। मगर सवाल एक पैदा ये हुआ कि ये जो साजिश हुई थी, इसमें पहले गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया गया,
اب میں نے اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کو بہت جو ہے مزید آٹونومی دیں، مزید بااختیار بنائیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک سے استعفیٰ لینے کا اختیار نہ حکومت کے پاس ہے، نہ صدر کے پاس ہے، نہ وزیر اعظم کے پاس ہے. تو انہوں نے تو لیا، جو بھی وجہ ہوگی. سوال یہ ہے کہ IMF اس پر خوش کیوں ہوا اتنا؟ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں آٹونومس کریں. آپ نے تو اس کو سیکشن آف آفیسر کی طرح اٹھا کے دیکھ لیا. شاہد صاحب یہ جو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ جان بوجھ کر یہ ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ فائنینشیل ٹیررزم ہے، اقتصادی دہشت گردی کی اصطلاح آپ نے استعمال کی، اور آپ نے کہا کہ ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہ جو نیو گریڈ گیم کے حوالے سے ایک تھیری آپ پیش کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے کیا ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے پاکستان کی معیشت کو مزید بحران در بحران میں ڈالنے کے لیے، اور ہمارے اپنے لوگ جب آپ کہتے ہیں اس میں شامل ہیں تو آپ کا اشارہ حکومت کی طرف ہے؟ دیکھیے، نام چومسکی بڑا مشہور دانشور ہے امریکہ کا، 97 ایئرس کا ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی ایلیٹ کو یا اشرافیہ کو خرید لیا ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا، کیا اسٹیٹ بینک سے جو صاحب گورنر آئے تھے ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا پاکستان کا. اس وقت 2 آدمی کنٹرول کر رہے ہیں جو دستخط کریں گے IMF کے ساتھ شرائط. اس میں ایک مشیر خزانہ ہے اور ایک گورنر اسٹیٹ بینک ہے. یہ 2 آدمی دستخط کرتے ہیں لیٹر آف انٹینٹ جو IMF کو جاتا ہے. وہ دونوں چند دن پہلے تک نہ پاکستان کے عہدے پہ تھے نہ پاکستان میں تھے. ہر چیز آپ نے حوالی کر دی، اور ہمارے وزیر مملکت یہ کہتے ہیں ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہے. تو کیا اسٹیٹ بینک کو یہ اجازت دے دی جائے کہ سٹے بازی ہو، کبھی وہ انٹرونشن نہ کریں؟ اچھا، اب مختصراً مجھے بتا دیں شاہد صاحب، یہ آپ نے جو بتا دیا، مختصراً مجھے بتا دیں کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے تو وہ بہت ایک بری خبر ہوتی ہے، کاروباری آدمی کے لیے بری خبر ہوتی ہے، جو تجارت کر رہا ہے اس کے لیے بری خبر ہوتی ہے، لیکن ایک عام پاکستانی جو کہ نوکری کرتا ہے اس کے لیے کس طرح سے بری خبر ہے، یہ بھی ذرا سمجھا دیں آسان الفاظ میں. بہت شکریہ. ایک جملہ آپ اجازت دے دیں کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں نا وہ بہت خوش ہیں، اور انہوں نے اپنے جن کا کلیکشن پہ ڈاکومنٹس گئے تھے ان کو میسج بھیجوا دیے کہ ابھی ہمیں پاکستان میں پیمنٹ نہ بھیجیں. انہوں نے رکوا دیا وہاں سے، کیونکہ جب جتنا لیٹ آئے گا روپے گرتا جائے گا ان کو زیادہ پیسے ملیں گے. یہ تو ہو گیا. لیکن صنعت کاروں کا جو نقصان ہوگا وہ تو کاسٹ آف پروڈکشن میں آگے ڈال دیتے ہیں. ایک تو آپ نے فرما دیا، دیکھیے 105 ارب ڈالر کے ہمارے قرضے ہیں وہ بڑھ گئے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ امپورٹڈ آپ کی 55 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے وہ ساری کی ساری مہنگی ہو جائے گی، اور اس کا کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس بھی بڑھ جائے گا کیونکہ وہ روپیز میں ہوتا ہے. اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی. اس کے بعد پیٹرول بڑھے گا، بجلی بڑھے گی، گیس بڑھے گی. یہ تمام چیزیں الٹیمیٹلی پاس آن ہو جائیں گی ایک عام آدمی کو. ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، دالیں، سبزیاں، گوشت، کھانے پینے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہے مہنگی ہو جائیں گی بشمول تمام امپورٹڈ چیزوں کے. ایک عام آدمی کی جیب سے جو کچھ نکلے گا اس کو نرم الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ کچلا جائے گا. یعنی معیشت تو تباہ ہوگی ہی، اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی خراب ہوگی. ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کے لیے را میٹیریل اور مشینری باہر سے امپورٹ ہوتی ہے، وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. تو جو برآمدات میں فائدہ ہونے کا سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. تو یہ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا ایک اور ابھی، اور اس کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے ہماری جو برآمدات میں وہ اضافہ نہیں ہو سکے گا جو ہوگا. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ہمارے ساتھ جو 2 سیاستدان ہیں، ایک اپوزیشن کی ایک حکومت کے، ان کا موقف بھی جانوں گا. یہ ساری سچویشن آپ بتا رہے ہیں، اب اس کا حل آپ کو کوئی نظر آتا ہے مستقبل قریب میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں، عوام کو مزید مہنگائی سے بچایا جا سکتا ہے، بجلی، گیس، ڈیزل، پیٹرول ان کے ریٹس کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، کم کیے جا سکتے ہیں، اشیاء خورد و نوش کے ریٹس کم کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کر پائے گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں، یہ کر پائی کا نہیں. میں یہ بتا دوں گا کہ یہ ممکن ہے. اب وہ کرنا نہیں چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں 8000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ 100 دن میں عدل پر مبنی پالیسی نافذ کر دوں گا. اب اگر ورلڈ بینک کی پچھلے ہفتے رپورٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی ٹیکس پوٹینشیلٹی جو ہے 8500 ارب ہے. ہم 5000 ارب یا 5 سے کچھ زیادہ رکھ رہے ہیں. تو یہ 3000 ارب جو طاقتور طبقوں سے ہم نہیں لینا چاہتے، یہ تمام مسائل کی جڑ ہے نمبر 1، اور اس کے لیے کابینہ تیار نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ذرا شاکنگ ہوگا کہ 23 برسوں میں ہم نے 160 ارب ڈالر بینکوں کے ذریعے باہر بھجوا دیے، اور ہمارے آج قرضے جو ہیں وہ 105 ارب ڈالر ہیں. اس حکومت کے دور میں بھی ہو رہے ہیں، ہم روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
होता ये है कि कोई भी आदमी मार्केट से डॉलर खरीदता है, जिससे ये प्रेशर पड़ा है, उसको डॉलर अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराता है और बैंक को कहता है ये पैसा बाहर ट्रांसफर कर दें। तो ये 15 अरब डॉलर एक साल में जाता है, ये ऑफिशियल फिगर है। 160 अरब डॉलर मैंने टोटल करके रिसर्च करके निकाला है। हमने अगर उस कानून को बदल दें और आपके ये 15 अरब डॉलर का सालाना बच जाते तो हमें तो IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी। तो क्या ये हम कानून बना सकते हैं कि मार्केट से खरीद के डॉलर आप या तो तालीम के लिए भेज दें बच्चों की, मुझे कोई एतराज नहीं है, या इलाज मालजे के लिए, बाकी पैसा क्यों बाहर भेजेंगे? दुनिया में किस मुल्क में जाता है? तो एक अदल पर मबनी पॉलिसी, और दूसरा ये मैंने आपको बताया डॉलर का ट्रांसफर कानूनी तरीके से, नाजायज तो अलग है। तीसरी बात जो मसला ये है कि पाकिस्तान में आज भी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ में रजिस्टर हो रही है, तो 11 करोड़ चोरी का पैसा वहां चला गया। और आखिरी बात जो आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि जब पिछली टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी तो FDR के चेयरमैन ने कहा था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे हम उनसे टैक्स वसूल करेंगे मुल्की कवानीन के तहत, और वो 70% तक होगा। मैंने कैलकुलेट किया 1200 अरब रुपया बनता है। अच्छा। अब देखिए बिल्डिंग खड़ी है, उससे आप 1.5% लेना चाहते हैं, क्यों? मेरे अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया पड़ा है और मैंने रिटर्न में डिक्लेयर किया 10,000, तो मुझसे टैक्स नहीं लेते, कहते हैं आप एमनेस्टी ले आए। इस एमनेस्टी लाने से 1000 अरब का नुकसान होगा। प्रॉपर्टी सामने खड़ी है, बैंकों के डिपॉजिट हैं, हुकूमत को पता है कि चोरी के पैसे के डिटेल्स आ गई हैं, उन डिटेल्स से फायदा उठाने के बजाय आप उनको एक और एमनेस्टी दे रहे हैं। ये 4 चीजें आप कर लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। बड़ी तफसील से आपने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो मसाइल हैं उनको भी उजागर किया और साथ साथ हल के हवाले से भी बताया। और जो मौक़िफ़ था शाहिद साहब का, माहिर माशियात हैं, सीनियर आदमी, उन्होंने कहा कि कंट्रोल हो सकती हैं चीजें अगर हुकूमत करना चाहे, लेकिन उनको हुकूमत के अंदर फिलहाल ये विल नजर नहीं आ रहा है। एक ब्रेक पर जाऊंगा और टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जिस तरह से उन्होंने कहा कि इससे फायदा उठाया जा सकता था, वो लोग जिनका आपको पता लग गया था कि इनके पास काला धन है, बजाय इसके उस काले धन को आप रिकवर करें, जो कि हमेशा से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये चोरों और डाकुओं को जो है ये कानून की प्रोटेक्शन दे दी जाती है, उन लोगों को आप फैसिलिटेट करें। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी चीजों के हवाले से भी दोनों रहनुमाओं का जो सियासी जमातों से ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइट एंगल। हमारे साथ शौकत बसरा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सिद्दीकुल फारूक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। शौकत बसरा साहब, आपसे शुरू करता हूं क्योंकि एक चार्जशीट पूरी, एक तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जो बात की, उसके बाद शाहिद साहब माहिर माशियात उन्होंने जो कुछ बताया, क्या वजह है, क्यों नहीं आप लोगों से हालात कंट्रोल हो रहे? बल्कि शाहिद साहब ने तो यहां तक कहा है कि आप लोगों की नीयत नहीं है कि आप हालात को ठीक करना चाहते हैं। हाँ भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले आज कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे बड़े भाई हैं, एक वो बड़ा हादसा हुआ है, उनका बेटा एक्सीडेंट में फौत हुआ है, तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक बेटे को जन्नत में जगह दे और कायरा साहब को और उनके खानदान को सब्र दे। बहुत बड़ा इम्तिहान है, नौजवान बेटा था, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। एहतिशाम भाई, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं बिल्कुल ग्राउंड रैली का कारकुन हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें जिस तरह आपका कंसर्न है, इसका गवर्नमेंट का इससे भी ज्यादा कंसर्न है, और खास तौर पे पीटीए की वो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुकूमत में नहीं आई थी। हमें तो 9 महीने हुए हैं हुकूमत में आए हुए हैं, तो ये चीजें जो है हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। और इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से सिर्फ लोग नहीं है पाकिस्तान के या जो लोग बाहर है वो नहीं, हुकूमत सबसे ज्यादा परेशान है और कंसर्न है कि हमने किस तरह इन चीजों को कंट्रोल करना है। तो फिर कंट्रोल किसने करना है? अगर परेशान हो के आपने भी बैठ जाना है। नहीं, परेशानी जी कंसर्न है ना। जी जी, परेशानी कर क्या रहे हैं अब? जो जैसे आपने हाल पूछा सब देखें, पहले तो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें बेल आउट करें तहरीक इंसाफ को। क्या आपका क्या ख्याल है कि ये 9 महीने में सारा कुछ हो गया? 40 साल पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमत, 30 साल आप आमरीत लगा लें, मिल मिला के 70 साल। ठीक, 70 सालों में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, हमें 30 अरब 1000 अरब का कर्जा विरासत में मिला। डेली 600 करोड़ रुपया सूद अदा कर रहे हैं उस कर्ज पे। कर्ज उतारने के लिए हम पहले दिन भी IMF के पास जा सकते थे, हमें पता था उसके रिजल्ट्स का। जो आज जो बातें आप कर रहे हैं, हम IMF को क्यों अवॉइड कर रहे थे? हमने कोशिश की कि अपने जो दोस्त ममालिक हैं, आपने कहा क्या कर रहे हैं, हमने वो ममालिक जो हमसे सलाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, पिछले 10-15 साल आप निकाल के देख लें, उनके साथ हमने डायलॉग किया। उनके प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास गए और वो तमाम के तमाम लोग, अभी मैं टिप्स में नाम 7-8 ममालिक आपको पता है, वो ना सिर्फ उन्होंने दौरा किया बल्कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स उनके हैं, वो आगे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन उनके असरात ओवरराइट नहीं आने हैं। अब आ जाते हैं कि ये हुआ क्यों है। देखिए, जिसके पास भी अब कर्ज लेने जाते हैं ना, तो वो कर्ज अपनी शराइत पे देता है।
21 बार इससे पहले हम IMF यही मौकिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का था। नहीं, मैं और बात कहता हूं। यही बात तो पीपल्स पार्टी कहती मेरी थी। बात सुन लीजिए। वो कहती थी हमारी भी मजबूरी है कर्ज लेना, देखिए। मईशत का पहिया हमने चलाना है और उनकी मैं शराइत हमें माननी पड़ती उनके है। एक्सक्यूज इसके लिए नहीं मानता मैं। अब 21 बार गए हैं IMF के पास, आपके पास 3-3 बार 4-4 बार हुकूमतें आई हैं। आपने क्या प्लान किया कि आपने देखे ना, जब आपका पता हो कि आपके हालात खराब है, उन्होंने तो चले मैं जो तो नाकाम रहे ना, ऐसे नहीं। बसरा साहब वो तो नाकाम रहे, उसके ऊपर तो बहस ही नहीं है ना, मैं बहस आपसे नहीं है। इख्तलाफ ही नहीं कर पहले रहा आप उसके ये ऊपर। तय कर लें पहले ये नहीं, मैं पहले तो ये- आपकी कारकर्दगी की बात कर अब रहा हूं हम कि क्या कर उन्होंने रहे हैं? तो जो कीता सो कीता, तुसी दसो तुसी की कर रहे हो सर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। किਵੇਂ? अभी तो लग रहा है और बेड़ा गर्क हो रहे उन्हें अच्छा, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब भी काफी देर से खामोश है, उनका मौकिफ ले लेता हूं। मैं आऊंगा वापस आपके पास आऊंगा। जी बताइए। एहतिशाम भाई, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, चैलेंजेस मौजूद हैं। हमने आप जरा सिद्दीकुल फारूक साहब का मौकिफ ले लें, मैं आपको एट लेंथ बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह मैं crisis से जरूर निकलेंगे। जानना चाहूंगा आपसे कि आप प्लीज, क्या कर रहे हैं और क्या सिद्दीकुल करेंगे फारूक आगे। साहब, जी बड़े भाई, सिद्दीकुल आपको फारूक साहब, काफी देर आपने शाहिद साहब का भी सारा तज्जिया सुना, बसरा साहब जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत जामे और हकीकत पसंदाना बातें शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कही हैं। वो बहुत अरसे से लिखते भी हैं और वो एडवाइजर भी रहे और माहिर माशियात भी हैं, और शौकत बसरा साहब भी हमारे पुराने साथी हैं। इन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा हम क्या कर रहे हैं, तो ये नजर आ रहा है जो आप कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, नीयत हमारी अच्छी है। भाई नीयत जो है वो अमाल से जाहिर होती है, और आपके अमाल, आप अभी शायद हसन साहब ने भी कहा और मैं भी याद दिलाता हूं कि इमरान खान ने कहा डॉलर 1 रुपए महंगा होता है तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। चलें आप इससे देख लें। और एक वक्त था पाकिस्तान के 1 रुपए के बदले में 500 अफगान मिलते थे। जी आज 1 अफगान रुपया और 2 पाकिस्तानी रुपए मिल रहे हैं। ये जरा अंदाजा लगा लीजिए कहां से कहां तक पहुंचे हैं। जिस वक्त हमारे इन दोस्तों ने ये हुकूमत बनाई या बनवाई गई, उस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के इनके वजीर खजाना की देख लें, आप चूंकि तहकीक भी करते हैं। उन्होंने कहा मुझे $18 बिलियन मिले हैं विरसे में। फिर आहिस्ता आहिस्ता 5.8 GDP और 4% जो है वो इन्फ्लेशन, ये सारी हकायक उन्होंने तस्लीम की है। जी 12,000 मेगावाट बिजली तकसीम की, सी पैक के 20 बिलियन के प्रोजेक्ट्स तस्लीम किए, हर चीज कंट्रोल में। और जैसे शायद हसन साहब ने कहा कि अगर 4 साल इसहाक डार साहब ने कंट्रोल किए रखा डॉलर, तो आप क्यों नहीं कर सके? 9 महीने बहुत ज्यादा होते हैं हुकूमत के लिए जिसके पास इख्तियारात भी हों, और जब वो ये दावा करें कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, बल्कि अदलिया भी हमें सपोर्ट करती है। ये फवाद चौधरी साहब ने रिकॉर्ड पर बात। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब आता हूं मैं पाकिस्तान इस तरफ तहरीक इंसाफ का जो मौकिफ है, एक चीज मैं ऐड कर दूं, आप कंटिन्यू रखिएगा। वो ये कहते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, या डॉलर की कीमत उस तरह से नहीं बढ़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, यही वजह है कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आज वो जो कर्जा बढ़ गया हमारे ऊपर, इतना बैनुल अक़वामी कर्जा डल गया, गर्दशी कर्जों का जिक्र वो जो करते हैं कि सुई गैस के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा छोड़कर गए हैं, और मुख्तलिफ ये जो बिजली का भी इतना गर्दशी कर्जा छोड़कर गए, तो कहते हैं वो इसी वजह से था क्योंकि आप लोगों ने एक बबल क्रिएट किया हुआ था और उसके नताइज इन्हें भुगतने पड़े। ये बबल नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप ये कहें कि हमने अवाम को बिजली सस्ती दी, यानी पहले तो मामला ये था कि इंडस्ट्री बंद थी, शहरों में 12 घंटे की लोड शेडिंग थी, 1 घंटा बिजली आती थी, 1 जाती थी। देहात में 20-20, 21-21 घंटे की लोड शेडिंग थी। सनत बंद, कारोबार बंद, घरेलू जो जिंदगी है वो मुतासर। उसको तो हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर दिया। दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दी 90%, अब वो बढ़ गई है। दहशतगर्दी का क्रेडिट तो सर कराची का, मैं दहशतगर्दी कंट्रोल करने का क्रेडिट मेरे ख्याल में कानून नाफिज करने वाले अदारों तक महदूद रहने दें, मुनासिब होगा। मैं आपसे जवाब दे देता हूं। फिर सबसे ज्यादा इख्तियारात तो परवेज मुशर्रफ के पास थे। उससे पहले भी हुकूमत मौजूद थी।
कियानी साहब भी थे, और जिस जगह कहा जाता था कि यहां आए तो कियानी साहब कहते थे यहां हम नहीं जा सदीकुल सकते। फारूक साहब, बावजूद मैं आपसे फिर जब इत्तेफाक कौम करता हूं को इस साथ- बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मसाइल को कंट्रोल करने में मैं बिल्कुल इसका जवाब नाकाम दे है। रहा हूं बराह रास्त। मेरी आपके गुजारिश सवाल सुन का- लीजिए, मैं मानता हूं आपके कि ये सवाल का मसाइल को बराह रास्त कंट्रोल जवाब करने दे में रहा नाकाम है, लेकिन अगर आप मुझे ये बताएंगे नहीं कि नहीं, पाकिस्तान जब मुस्लिम लीग कानून नवाज नाफिज के करने दौर वाले में दूध और इदारों शहद की की आपने नहरें दौड़ी बैरिस्टर साहब थी, बात की, बिजली का बहरान मुकम्मल तौर नहीं, पर कंट्रोल हो बैरिस्टर गया था, साहब- दहशतगर्दी आप लोगों ने कंट्रोल किया, तो ये भी ठीक नहीं है ना बात। सर लेट्स बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बात करते हैं। मैंने ऑनेस्टली बात की है, और मैं ये कह रहा हूं कि काम तो उन्हीं से लेना है जिनका ये काम है, लेकिन कौम में इत्तेफाक राय हमने पैदा किया एपीसी बुला के, और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के लिए तैयार किया, और उसके लिए हमने फंड्स दिए और पुष्ट पर खड़े हो गए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो नतीजा खेज हुआ। एपीसी वरना का पहले क्रेडिट नहीं हुआ ना, मैं ये कह रहा हूं। दीजिए ना सर, तमाम सियासी जमातों वो को लेकिन APC हुकूमत का की क्रेडिट पॉलिसी- दीजिए। आप did इसमें you have a इतने choice उसमें at ना that जाएं। time? सदीकुल वो फारूक ओवर- साहब, जब एपीएस पेशावर हुआ आप इस पे था, अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हुकूमतें पहले भी थी, हुकूमत ये भी आई, इस हुकूमत ने वो रिक्वायरमेंट पूरी की जिसके लिए दहशतगर्दी की सरकूबी के लिए जो ताकतें, जो सरमाया जो जरूरी था, जी, जी। वो हमने किया। हमने जाके जी। गोली नहीं चलाई। जी। अच्छा, अब इस पे आ जाइए। अब हमारे मैं ही दौर में आपके पास वापस नवाज आता शरीफ साहब जब हूं सदीकुल फारूक साहब, एक दो शॉर्ट मुझे तीन बातें दिखाना सुन है। लें फिर मेरे पास आए। जी, दो तीन बातें सुन लें। नवाज शरीफ साहब के दौर में 54,000 पॉइंट्स तक कराची स्टॉक एक्सचेंज गया जी, 24 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स हुए। जी। ये 5.8 और जो 4 और ये सारी बातें, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में ये सारा मामला हुआ। ठीक। जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो फिर सिलसिला गिरना शुरू हुआ, और आज स्टॉक एक्सचेंज 33,000 पॉइंट पे है, और रुपया जो है डॉलर 151 रुपया का हो गया है। ठीक है। अच्छा, मरियम इनकी औरंगजेब नाअहली है, साहिबा का, ठीक, बिल्कुल इनके ठीक, पास आपका बिल पॉइंट आ नहीं है। गया। मरियम औरंगजेब साहिबा का एक शॉर्ट है, वो कह रही हैं कि आईएमएफ, खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, तो हम तो चाहते थे कि वो खुदकुशी ना करें, लेकिन अब जो आईएमएफ से उन्होंने पैकेज डील किया है इससे बेहतर था वो खुदकुशी कर लेते। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं। ये शॉर्ट सुनवाता हूं, बसरा साहब से इस पे कमेंट लेता हूं, और जो कुछ सदीकुल फारूक साहब ने साइन हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आईएमएफ नहीं जाऊंगा। हमने कहा नहीं चाहिए कोई खुदकुशी ना करें, लेकिन कल जो मुआहदा साइन किया है मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब खुदकुशी कर लेते। क्या बात है, हुकूमत क्यों आपसे कंट्रोल नहीं हो रही? पहली देखिए, बात तो- असद उमर साहब आपके पोस्टर बॉय थे। खान साहब और गवर्नमेंट में आने से पहले कहते थे कि जब भी हुकूमत बनेगी असद उमर हमारा वजीर खजाना होगा। उसके बाद खान साहब को यह कहना पड़ा कि इनका होमवर्क नहीं था। देखिए श्याम भाई, बात यह है कि जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है ना, तो हर चीज आपको टेंशन में, परेशानी में नजर आती है। चूंकि अगर मशीन ठीक नहीं, आप घर से देख लेना, घर की अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो पूरे घर के अंदर टेंशन होगी। अब ये तो मुल्क है जिसको आप चला रहे हैं, लेकिन बाकी मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं अभी बड़े दोनों का सुन रहा था, मुस्लिम लीग नून का, जिनकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क का, और जिनके लीडर करप्शन की वजह से, लूट मार की वजह से जेल में पड़े हुए हैं, और कितनी मासूमियत से, वो कहते हैं ना मीर भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये पाकिस्तान में आपने 4-4 बारियां ली हैं। इमरान खान साहब तो इस वक्त बसरा साहब, ये शेर मैं आपसे कोई 10वीं दफा सुन चुका हूं। मैं मुझे आता ही ये है, मुझे आता ही है, और मुस्लिम लीग नून पे फिट ही है, मुझे आता ही है, क्योंकि मुस्लिम कोई लीग और नून शेर- के लिए कोई और शेर याद अच्छा, कर लो। सुन तो ले। हाँ, वो और भी सुना देता हूँ, सुन रहा हूं, लेकिन शेर कोई और याद करो। और याद कर लेते हैं। जी। बात ये है कि हमारे लिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन पे मलबा नहीं डालना चाहता, मैं बात कर दी आपको मैंने। इनकी वजह से आज बेड़ा गर्क हुआ है ना, और हम कुछ सीधा करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? हमने अपनी बेस्ट इकोनॉमिक टीम दी है, स्टेट बैंक में भी लेकर आए हैं हम लोग, अब्दुल हफीज साहब को भी लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इसको आप कारनामा समझते नहीं, कारनामा नहीं समझते। हम ये कह रहे हैं कि जो बेस्ट चॉइसेस हमारे पास मौजूद थी, आपने असद उमर साहब का नाम लिया, वो बहुत नियर डियर थे, बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक डूबे हुए मुल्क को, जहां ये कहा जा रहा था कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया होने जा रहा है, वहां से उसको उठाया। लेकिन तब इसी हफीज शेख पर आप तनकीद करते थे। नहीं, हफीज शेख, पाकिस्तान तहरीक आप तो नहीं करते थे, आप तो तब पाकिस्तान नहीं, पीपल्स पार्टी हफीज का शेख हिस्सा पे थे। तनकीद मेरी बात लेकिन सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा, ये मुझे कहती बात है- बताए, हफीज शेख क्या कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन था? नहीं, हो या गया मुस्लिम था लीग ना नून का कारकुन था? बाद में मेंबर या को परवेज मुशर्रफ का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे सेनेट में तो गए। सर, मेरी गुजारिश इलेक्शन सुनिए। भी लड़ा था ना। वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। पाकिस्तान में 4-5 लोग हैं, अभी शायद सिद्दीकी साहब का बड़ा एहतराम। ठीक है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे मैं डिस्कॉन्टिन्यू नहीं हो जाऊंगा। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब एक कमेंट करना चाहूंगा, अच्छी बातें करके गए हैं, लेकिन आखिरी बात जो उन्होंने की है ना, उन्होंने हल भी बताया है, मर्ज भी बताया है
कि इनकी विल नहीं है जी। ये इस पे मुझे बहुत शदीद एतराज है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जिसको आज 9 तो फिर ये कह लें कि अहलियत नहीं है। नहीं, फिर मैं ये कह रहा हूं इस कि पे भी एतराज है। हमने इस पे भी एतराज है। देखें, जब एक मुल्क का वजीर आजम माजी में 5,000 रुपया टैक्स देता था। नहीं, वजीर आजम बेचारा सब कुछ नहीं कर सकता ना, नहीं, टीम मैं में अहलियत माजी होनी के चाहिए वज़ीर-ए-आज़म ना। की बात कर रहा हूं भाई, टीम में अहलियत है। सुने, टीम में अहलियत है। अहलियत क्या हमारी ये कामयाबी होगी कि हम लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए, जो भाई शाहीन सदीकी कह रहे नहीं, हैं। टीम में अहलियत है। आप जरा एमएसटी स्कीम को जाने आप खुद शफलिंग करते हैं, खान साहब सर, वो- कहते हैं वो बैटिंग तो- ऑर्डर वो बदल देखें, रहा हूं। वो अभी देखें। आपको खुद समझ नहीं आ रही कौन से प्लेयर को किधर खिलाना वैसे सब है। बात फवाद ये है, चौधरी साहब को आपने- आपने साइंस और आपने- टेक्नोलॉजी दे दिया। देखिए, कैप्टन वही बेहतर होता है जो सही वक्त पे सही फैसला ले। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, गुफ्तगू को यहीं से बढ़ाएं। वेलकम बैक टू राइट एंगल। बात हो रही है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, सदीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आप अपनी बात अच्छा, हमारी बात में मुकम्मल कर लेने दें। देखिए, आजकल हर चैनल पे ये डिबेट हो रही है, क्योंकि इस वक्त डॉलर जो है अनडाउटेडली ऊपर चला गया है, रुपया स्ट्रेस में है, पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है, जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो गरीब आवाम है, सब पे प्रेशर आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसकी गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है? हम देखें, डे एंड नाइट अब हमारी कोशिश ये है कि जिस पाकिस्तान को चारों नहीं बल्कि 10 हाथों से नोचा गया है, लूटा गया है, खसूटा गया है, और उसकी मिसाल आज ये है 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर लूटमार और करप्शन में जेल में पड़ा हुआ है। ठीक है। एक दूसरी पीपल्स पार्टी ले लें जिसमें मैं 25 साल रहा हूं, कुल्फे वाला, पापड़ वाला, गोले वाला, टीटी वाला, सब लोग खड़े हुए नैब के सामने। भाई अब हमने पाकिस्तान को लेकिन उनका एतराज ये है, उनका देखिए एक आम पाकिस्तानी की मैं आपसे बात, उनका एतराज ये है कि ठीक है, करप्शन की बात आप जहां पे करते हैं, पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी है, जो करप्ट नासर है उनका एहतसाब होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर कोई करप्ट बंदा भी ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसमें अहलियत थी, मईशत का पहिया चल रहा था, अभी तो लोगों को मेरे भाई यही तो बात समझने की है। वहां ये हो रहा था कि कोई मनसूबा आता था, कोई पैसे आते थे, तो पहले वंड ये डाली जाती थी कि मेरा किन्ना तो तुम्हारा किन्ना। बात यह है, बात को समझने की कोशिश ठीक करें। है, सदीकुल फारूक साहब ये वंड क्यों डालते थे? बात तो मुकम्मल कर लेने पूछ लेने दें। अब हमने क्या करना है? पूछ लेने अब दें। हमने क्या करना है? ये बातें ही हमने करते हैं। जितने जो टैक्स चोर है, एमएनसी स्कीम हम क्यों लेकर आ रहे हैं? ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं। सदीकुल फारूक साहब, अभी भी मौका है, अपने लीडरों से कहें कि अपना माल जाहिर कर दें, अपने पैसे जाहिर कर दें, वरना इस एमएनसी स्कीम के बाद अभी बताता हूं। कोई बेनामी नहीं रहेगी। जितने अकाउंट होंगे हम कब्जा कर लेंगे। जी, आपको आखिरी मौका दे दिया बसरा साहब, आप जेल में होंगे, शौकत बसरा साहब ने आप जेल आखिरी में होंगे मौका और दे आपका दिया। लीडर जेल में होगा। हाँ, अगर हम अच्छा जी, मैं अर्ज करूं, पहली बात तो छोड़ेंगे नहीं। पहली बात तो मैं अर्ज करूं एक लम्हा कि मेरे भाई हैं बसरा साहब, इनके अपने जो लीडर जिनकी ये इन्होंने ये नया इस लाए हैं ना ईमान इन पर, इनके अपने लीडर ने सबसे पहले अपना फ्लैट और अपनी न्याजी बस सर्विस जो काले धन से दोनों बने हुए थे वो सफेद किया परवेज मुशर्रफ की एमएनएसटी स्कीम में। आपके लीडर का काला धन तो सामने पड़ा है, आप ईमानदारी की बातें करते हो, काला रुपया करोड़ों नहीं अरबों रुपया का। और फिर आ जाएं और सब्र करें जरा, फिर वो शौकत खानम की डायरेक्टर, पहले उसने एमएनएसटी स्कीम में जो हमने खान साहब की कोई न्याजी जी न्याजी बस सर्विस जी खान साहब की है, इमरान खान की है जनाब, तहकीक कर लें। अब आ जाइए, आप ही बता दें हमने क्या तहकीक करनी है, आप ही बता दें। ठहरे आपने नहीं, आप सुन ले मेरी बात, आप सुन ले आराम से। आप कह रहे हैं कि काला आराम धन से सुन सफेद ले। किया था एमएनएसटी स्कीम में, न्याजी बस सर्विस ये इमरान खान काला साहब धन की सफेद किया परवेज पर जी असल में वो ये जी कहना चाह रहे परवेज थे, मुशर्रफ की बाद में एमएनएसटी निकल स्कीम गई। में। असल वो स्टील मिलों का जिक्र करना चाह पर रहे थे जो मुंह से नहीं, मैं बैठा हुआ हूं यार, तो कतर में तुसी है। जींदे बंदा दे मुंह से झूठ ना बोलो बसरा साहब। चले प्लीज जींदे में मैं बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं बड़े भाई हैं, खुल के बात करें। अच्छा, आप फिर आ जाएं, लेकिन आखिरी मौका जो बड़े आराम से आप फिर आ इस एमएनसी जाइए। के बाद हर चीज में रुक कब्जा जाए, हो रुक जाना, ये जाए, बता दूं करें, मैं आपको। और आप जिस तरह से पीपल्स पार्टी को छोड़ के उस वक्त वहां बड़ी सफाइयां पेश करते थे, फिर इस पार्टी को छोड़ के फिर मेरी पार्टी में आ जाएंगे। सच वहां फिक्र ना करें। बोलूंगा जहां भी मैं तो अपनी जाऊंगा। पार्टी में ही मैं हूं। वहां भी सच हाँ, बोलता था, मैं यहाँ भी उधर सच ही हूं। बोलता हूं। सब्र और आप करें। एक्सेप्ट भी कर अच्छा, लेंगे दूसरी बात सुने, जिन्हें लुटे और काबू आना चाहिए, यार, कोई दूसरी शौकत बात बसरा सुने। है, कोई और है। ये खुद आ जाएंगे। अच्छा, मेरी बात सुन लें खुदा के लिए। आपकी पार्टी तो आप फिर शौकत गाउन खानम लाख की बन रहे हैं, डायरेक्टर ऐसी बात नहीं बता रहा सुन था। ले, बात अलीमा। सुनो, जी फरमाइए। अलीमा बाजी सुन ले, मैं उस पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। फिर अलीमा बहन ने अपना काला धन सफेद किया, फिर मजीद काला धन सामने निकला तो 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना सुप्रीम कोर्ट का हुआ। गलत। तो इसलिए मेरे भाई, काला धन आप लोगों का सामने है। ये गलत है जो 3.5 करोड़ जुर्माना हुआ है सुप्रीम काला कोर्ट से। धन
काला धन और ये गलत टैक्स है। ना देने में फर्क है? जरा आ जाते हैं इस पे ऊपर, आते हैं जरा। अब आ जाइए हमने टैक्स की इनकम को 2000 अरब से बढ़ा के 3800 अरब किया, दुगना किया। टैक्स लोगों से वसूल किया, टैक्स नेट और खुद बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर ने 5000 आप टैक्स 9 दिया। महीने से आपने क्या किया? नहीं, अगर आप साथ साथ बोलते रहेंगे तो सर, फिर मैंने बोलते रहें आप बसरा साहब। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ, रिकॉर्ड की आप दुरुस्ती। चुप करें ना, जी प्लीज, अपनी बारी पे बोलें। ठीक है सर। अभी गलती होगी सर। आप लोगों ने 9 महीने में जो टैक्स वसूली की तो आपका जी। 400 अरब से ज्यादा शॉर्टफॉल है। आपके वजीर अभी जो मशीर खजाना हैं उन्होंने, आप देखें कि 12 मई 2019 को, ये इस महीना मई चल रहा है ना, जी 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 कहा 25 अरब रुपए का 25,000 अरब कर्जा है। जी। और कराची में 16 मई को क्या कहा? 31,000 अरब है। अपनी मर्जी से जो मर्जी कहते रहे। IMF अच्छा, के ये साथ जो जो मुआहिदा किया, टैक्स के वजारत शॉर्टफॉल खजाना की के आप अफसर बात को कर रहे हैं। निकाल बाहर किया। कोई बंदा जो है, कोई बंदा जो मुंतखब नुमाइंदा था उसमें मौजूद नहीं था। ये क्या किया? ये क्या आपने किया? जो माहिर में अपना शाहिद हसन साहब ने कहा है, ठीक है, वो वो यही उन्होंने बात कह की दिया, ठीक है। कि ये जो आपने टैक्स उठा शॉर्टफॉल के की सारे बात का कर सारा। रहे हैं। और मैं कहूंगा ये सवाल आखिरी बात पूछने दो मुझे इस इनसे। टैक्स शॉर्टफॉल सेगमेंट की में बात आखिरी करें, पहले बात, दिन से इस खान साहब सेगमेंट ये में कहते आखिरी थे। बात, और वो ये कि इमरान जी। खान को लाया ही पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए। कौन लेकर आया पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए? ये जिन्होंने फार्म 45 जाली के जरिए से इसको हुकूमत दिलाई, ये वो, और फिर उनका किसने जो दिलाई? बात है वो नहीं, लेके आया। आप ये बहुत इस बड़ी बात बर्बादी कर के रहे हैं। लिए। शेर बनेगा। एक सेकंड, जिस बस साहब, गेम एक की सेकंड, बात, ये जिस गेम की बात देखिए, शाहिद मेरी हसन बात सिद्दीकी ने की, सदीकुल ये वही फारूक गेम है। साहब, सदीकुल जी। फारूक साहब, ये देखें, ये जब आप कहते हैं ना कि वो जिन्होंने फॉर्म 45 के जरिए हुकूमत में लेकर आए हैं, ये आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो इस कौम की सरहदों की सलामती की जमानत दे रहे हैं ना, सरहदों पे जाने भी दे रहे हैं, तो ये मईशत को वो क्यों बर्बाद करना चाहेंगे? ये क्या बात की आपने? देखिए, मईशत है तो पाकिस्तान है, तो ही वो है ना। ये मौका दीजिएगा। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, इसलिए कि बहुत से लोग मौजूद थे और मुल्क आधा हो गया। बहुत से लोग मौजूद थे, सियाचिन भारत ने हमसे छीन लिया। बहुत से लोग मौजूद थे, कारगिल चला गया। ये बात न कहें पूरी, ये बात तो एक सच्ची जो है इमरान खान ने भी की कि मुल्क का दिफा, आपको अभी तो कारगिल का मुल्क और को सियाचिन का मजबूत और जो कौम बांग्लादेश करती के है। हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, कौन लेकिन करती है जब भाई, कुलभूषण कौन? यादव यहां पर पकड़ा गया था बलोचिस्तान में, जिसने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की थी, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में गए थे और उसका नाम तक लेने से वो कासर रहे थे कुलभूषण यादव से। और उसी टाइम पे बैरिस्टर साहब, जी फरमाइए। आप मियां नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम तकरीर उठा के देख लें। मियां नवाज शरीफ ने ये दुआ नहीं की कि जनाब मोदी साहब कामयाब हो जाएंगे तो मामलात हल कर लेंगे। लेकिन मोदी साहब नवाज उनके शरीफ ने घर ये नहीं आते किया हैं, कि उनके उनके जाती यार, फंक्शंस में आते हैं। आज मेरे ख्याल में आप मेरे खिलाफ बहुत चल रहे हैं। आपके सुन खिलाफ ले। मैं चल रहा और हूं, उन्होंने सारा अभी प्रोग्राम नंदन को- पीटीआई के खिलाफ अभी किया नंदन मैंने। को आप मुझे 24 कह रहे हैं मैं आपके खिलाफ चल घंटे रहा हूं। के बाद नहीं छोड़ा। देखिए एहतशाम साहब, उन्होंने नवाज शरीफ ने अभी नंदन को 24 घंटे के बाद नहीं छोड़ दिया। नवाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन में 300 माहीगीर नहीं छोड़े कि जाओ और मोदी की जो है कैंपेन बनने दो, उन्होंने ये नहीं किया। ये मौका देते वक्त बिल्कुल खत्म मैं- हो मैं गया। आखिरी एक- लास्ट एक- कमेंट शॉर्टली कर। तोहमत लगा के दुश्मन से जो दाद वसूल करे उस गद्दार को मर जाना चाहिए। बस मुझे मैं ये- फिक्रा ये- एक वक्त फिक्रा खत्म हो गया। मुझे बताइए, आप इनसे तवक्को करते हैं जो डॉन लीग्स के मज़ामीन छुपाते हैं? आप उनसे तवक्को करते हैं जो खलाई मखलूक के पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हैं? आप उनसे तवक्को आज करते आप हैं लोग उस अफवाज, जाके यानी कि जो टीम जियालत में की ऐसे- पैदावार है, ऐसे टीम एहसान के फरामोश सामने को तो वैसे ही मेरे समझ से बाहर है। टीम ने आप जो अफवाज वजाहतें पाकिस्तान पेश के की खिलाफ हैं, वादा माफ गुआ वो बनना चाहते डॉन हैं? लीग से यही 10 एजेंडा है गुना इनका, ऊपर है। यही एजेंडा है 10 इनका। गुना मेरे ज्यादा। पास वक्त 10 बिल्कुल गुना खत्म हो ज्यादा। गया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन ये जो ब्लेम गेम है सियासतदानों की, ये जो ब्लेम गेम है सियासतदान, सदीकुल फारूक साहब को बता दीजिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। ब्लेम गेम जो है सियासतदानों की, मेरे ख्याल में इसके अंदर जो लोग लूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान के गरीब अवाम है। जब तक हम एक दूसरे के हवाले से एलिगेशन स्ट्रॉ करते रहेंगे और ये नहीं देखेंगे कि मुल्क का भला किसमें और अवाम को क्राइसिस से कैसे बाहर निकालना है, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।